हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, और ये कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे चैप्टर का नया वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनएयर्स एंड शेड्यूल। ये हमारी फोर्थ मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की। इसके पहले की मेथड्स हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो अभी देखते हैं कि क्वेश्चनएयर्स से कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो जैसा कि आप ये एक कोटेशन मैंने अभी लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि प्रॉपर क्वेश्चनएयर इज अ बैकबोन ऑफ एनी रिसर्च। क्वेश्चनएयर का प्रॉपर होना किसी भी रिसर्च के लिए एक पहला स्टेप होता है और ये एक बैकबोन का काम करता है। अब ऐसा कैसे या ऐसा क्यों कि हमने क्वेश्चनएयर को बैकबोन कहा, इसीलिए क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी रिसर्च के काम में सबसे पहले इंफॉर्मेंट को आपके बारे में पता लगेगा वो आपके क्वेश्चनएयर के थ्रू। जब आपका क्वेश्चनएयर उसके पास यदि गया है तो वो क्वेश्चनएयर को क्वेश्चंस को पढ़ के उससे वो अंदाजा लगाएगा या सोचने की कोशिश करेगा कि आपका पर्पस क्या था क्वेश्चनएयर बनाने का, या फिर आप क्या पता करना चाहते हैं। और आपकी सीरियसनेस और सिंसियरिटी का भी पता आपके क्वेश्चनएयर को देख के ही लगता है, क्योंकि ये इज द फर्स्ट थिंग विच एनी इंफॉर्मेंट और एनी इन्विजिलेटर जो आपका रिसर्च चेक करना चाह रहा है वो आपके क्वेश्चनर को देख के पता लगेगा कि आपका कितना इन डेप्थ स्टडी है। तो ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका किसी पे भी क्वेश्चनर के थ्रू पड़ता है। सो क्वेश्चनर बेसिकली क्वेश्चनर वर्ड में ही क्लियरली मेंशन्ड है कि क्वेश्चनर क्या है। क्वेश्चनर मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनर, क्वेश्चंस। इसका मतलब इट हैज टू बी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। नाउ सी, इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स क्वेश्चंस कीपिंग ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू। जो भी आपके रिसर्च का पर्पस होता है, जो भी आपके एरिया ऑफ स्टडी का पर्पस है, उस एरिया ऑफ स्टडी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस रिसर्च से क्या फाइनली पता करना चाहते हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली आप जो बनाते हैं वो होता है एक क्वेश्चन। और ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जब आप इकट्ठे करते हो और हर क्वेश्चन आपके पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। सो दैट ऐसे क्वेश्चंस का एक पूरा सेट क्रिएट करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो। नाउ देन क्वेश्चनएयर is a set of questions to be answered by the respondent themselves. Questionnaire मतलब वो set of questions जिनको कौन आंसर करता है, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट खुद आंसर करता है, ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहा जाता है क्वेश्चनएयर। ओके, नाउ शेड्यूल्स। नाउ व्हाट इज द शेड्यूल्स? शेड्यूल क्या है? सो आंसर्स आर टू बी रिटन एंड रिकॉर्डेड बाय द इन्यूमरेटर स्पेशली हायर्ड फॉर इट। ये जो शेड्यूल्स है ना, ये शेड्यूल्स भी प्रैक्टिकली होते तो क्वेश्चनएयर ही है, लेकिन ये क्वेश्चनएयर कोई रिस्पोंडेंट नहीं भरता, ये क्वेश्चनएयर इन्यूमरेटर फिल करता है। कौन फिल करता है? इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर एक पर्सन होता है जिसको हायर किया जाता है स्पेसिफिकली इसी काम के लिए कि वो क्वेश्चनएयर्स को प्रॉपरली फिल करवा के लाके दे। सो जो जब कोई क्वेश्चनएयर है उसको लेके यदि क्वेश्चन पूछ के इन्यूमरेटर खुद भर रहा है तो उसको कहेंगे शेड्यूल। और यदि किसी क्वेश्चनएयर को खुद रिस्पोंडेंट ने भरा है तो फिर उसको हम क्वेश्चनएयर ही कहेंगे। सो क्वेश्चनएयर और शेड्यूल ये दो चीजें हैं। आगे भी ये अभी जब इसके दोनों मेथड्स आएंगी, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर मेथड, तब और बेसिकली पता लगेगा इन्यूमरेटर कौन होता है। तो इन्यूमरेटर ये वर्ड हमारी पिछली वीडियो में भी आ चुका है। इन्यूमरेटर एक बंदा है, मे बी काइंड ऑफ अ करस्पॉन्डेंट, जो क्वेश्चनएयर फिल करने में हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर की। तो तीन वर्ड्स हैं मेनली, यदि हम इसमें देखें तो कौन से तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखते हैं। एक है इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो रिसर्च कर रहा है, जो प्राइमरीली खुद ही रिसर्च कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर। दूसरा कौन है? दूसरा है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन? जिसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो। एंड थर्ड टर्म इज इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर, रिस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। ओके, सो इन्वेस्टिगेटर, रिस्पोंडेंट एंड इन्यूमरेटर, ये तीन, इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्च कर रहा है वो,
रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो, और इन्यूमरेटर मतलब जिसको इन्वेस्टिगेटर ने रखा है ताकि वो क्वेश्चनियर फिल करवा के दे। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चनियर है और शेड्यूल्स के बारे में। अब कई जगह पे किताब में शायद पहले मेथड्स दिए, लेकिन हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कि यदि बात चल रही है क्वेश्चनियर की, यदि बात ये क्लियर हो गया क्या आपको? हाँ ठीक। सो यदि बात चल रही है क्वेश्चनियर की बात चल रही है तो क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? यदि क्वेश्चनियर है तो क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस तो होंगे ही, तो क्वेश्चंस कितने टाइप के हो सकते हैं? अब वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे लेकिन उनकी कैटेगरीज कुछ होगी। सो पहली कैटेगरी सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, क्या आप पागल है? मतलब ऐसा पूछना नहीं है, एक एग्जांपल है, क्या आप पागल है? हाँ या ना, मे बी शायद उसमें कोई और ऑप्शन दे सकता है, बोलेगा पता नहीं, लेकिन नॉर्मली यस और नो या राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस, जो कि दो ऑप्शन, जो सिंपल अल्टरनेटिव, या तो ये या तो वो, क्या आपको पानी चाहिए, हाँ या ना, ऐसा वाला क्वेश्चन। सो यस और नो, राइट रॉन्ग, ये इस टाइप के ऑप्शंस जहां पे कहीं पे होते हैं। सो दिस इज सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल अल्टरनेटिव मतलब इट हैज टू आंसर्स, आइदर दिस और दैट, यदि ये नहीं है तो वो है। सो यस नो टाइप के क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। देन सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस, ये तो आपके एमसीक्यूज, आपको पता ही है, आपके फेवरेट्स एमसीक्यूज जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है। एक ही क्वेश्चंस के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफी सारे जैसे वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अलग अलग उसके आंसर्स हो सकते हैं, उसमें से कोई एक उसको सिलेक्ट करना होता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चूजिंग आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, दैट इज दैट। देन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जिसमें हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। किसी भी जैसे क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस रिस्पोंडेंट के बारे में, दैट इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सो सिंपल अल्टरनेटिव यस नो टाइप्स, जिसके दो ऑप्शंस है, या तो ये या तो वो, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसकी की काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो, या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक जानकारी आप रिस्पोंडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ठीक। फोर्थ इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें ना कोई ऑप्शन है, ना कोई स्पेसिफिक जानकारी है, ना यस नो करना है। यहाँ पे ओपन एंडेड है, यानी कि आपने उसको ओपन स्पेस दे दिया कि वो अपनी फ्रीडम के हिसाब से आंसर सोचे और जैसा उसको कन्वीनियंट हो वैसा वो आंसर दे। जैसे आप एग्जाम में ऐसे टाइप आंसर जो लिखते हैं, एग्जाम में यूजुअली जो मेजोरिटी थ्योरी क्वेश्चंस आप लिखते हैं ना, ओपन एंडेड होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे डिफाइन दिस, राइट दिस इंफॉर्मेशन, ओके, बट व्हेन योर व्यू इज आस्क्ड देन यू आर ओपन टू एक्सप्रेस योर व्यूज। वैसे ही यहाँ पे लाइक हाउ टू इंप्रूव एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इंडिया में कैसे इंप्रूव किया जाए, नो दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, there is no option and this question has to be answered by the respondent, तो respondent अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर करेगा। सो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऐसे मेजरली जैसे इसमें हमारे 4 टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, कुछ इसके अलग भी हो सकते हैं, उसमें स्केलिंग कर देते हैं कि आप रेटिंग करो 1 to 10, बट वो 1 to 10 भी यदि मैं कह रहा हूं तो देन इट्स काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, आई एम आस्किंग, या फिर मैं कह रहा हूं सैटिस्फाइड डिससैटिस्फाइड, तो फिर वो सिंपल अल्टरनेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। या फिर if I am asking about date of birth maybe, so then that is a specific information, father's name, mother's name, specific information, और open ended question। तो किसी भी क्वेश्चन को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अब क्या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चनियर में हम चारों टाइप यूज कर सकते हैं क्या? यदि हमने क्वेश्चन यस नो में बनाया है तो सारे क्वेश्चन यस नो ही करने हैं क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चंस को मिक्स करना है आप वैसे मिक्स कर सकते हैं। आप एक ही क्वेश्चनियर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक क्वेश्चनियर में एक टाइप का रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, 2 रखना चाहें तो, मतलब इट इज कंप्लीटली अप टू द इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्च कर रहा है, जो पता करना चाह रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनियर कैसा बना। क्लियर? फेयर? तो क्वेश्चंस के टाइप समझ आ गए, ठीक।
अब एक आइडियल क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए वो देखते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं कि एक आइडियल क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए। ये क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर ये लिखा है यहाँ पर, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए? क्वेश्चनियर क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस ये रहा, टू बी आंसर्ड बाय रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट खुद आंसर करेगा वो सेट ऑफ क्वेश्चन। तो कैसा होना चाहिए? पहला तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए ना। क्यों जरूरी है? आप देखो, आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो आपके रिसर्च के लिए, पता करने के लिए, और आपने उसको 5 पेज का क्वेश्चनियर दे दिया, 5 पेज आगे पीछे क्वेश्चंस लिखे हो उसमें, आपको लगता है कि वो रिस्पोंडेंट ईमानदारी से बैठ के फिल करेगा? आज के टाइम पे यदि हम किसी को कहते हैं कि यार बेटा वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर लेना, चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो देख रहे हैं, चैनल रेगुलरली आ रहे हैं, पर वो लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उनके कोई फ्रेंड्स होंगे, उनको बोलेंगे कि बेटा जरा पोस्ट कर देना। तो अब यदि मैं किसी को बोलूं कि बेटा एक काम करे यार, मुझे मेरे चैनल के लिए व्यूअर्स बढ़ाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने, तो मेरे लिए जरा एक 10-10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डालो। इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट पीपल विल रिस्पॉन्ड। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज मान ली, सब्सक्राइब करना तो फिर भी वहीं के वहीं पे, लाइक करना तो वो चीज नहीं जो कर रहा है, वो पूरा वीडियो कैसे बनाएगा? तो सेम गोज विद दिस, कि वो क्वेश्चन है आपके रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेटर के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द रिस्पोंडेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो हो सकता है कि वो उस फ्रेम में आपके लिए जो जरूरी चीज है उस पर आप टाइम दे रहे हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा ना जरूरी है वो। तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जितना उसको आप छोटा रख सकते हैं, जब जितने कम क्वेश्चंस में आपका पूरा पर्पस मीट हो जाए वो अच्छा है। सो क्वेश्चनियर, एक जो अच्छा क्वेश्चनियर होता है उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। ओके, देन जैसे सर्वे भी होते हैं, कई बार आप कहीं पे मॉल से निकल रहे हैं, आप शॉपिंग करके निकल रहे हैं, छोटा सा सर्वे दिख रहा है, इतना सा कार्ड दिया उसने बराबर, तो आप इजीली उसको फिल कर दें। लेकिन वही उसने आपको कहा भैया जरा ये किताब भर, तो वो ऐसा नहीं ना, वो पूरा आपको बुकलेट दिखेगा कि भाई जस्ट 4 पेज है तो इसमें 40 क्वेश्चन ही तो है, तो आपको लगेगा भैया 40 क्वेश्चन, आधा घंटा लग जाएगा मेरा क्वेश्चन, 1 घंटा भी लग सकता है। सो आई नो, सो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड, सिंप्लिसिटी। जब आप किसी और से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं जो कि शायद उसके लिए जरूरी नहीं है लेकिन रिसर्च के लिए जरूरी है, लोग तो अभी जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि वो जनगणना होगी, इंफॉर्मेशन, तो जो उनके लिए जरूरी है, उनके फायदे का है, उसमें तो इंफॉर्मेशन देने का मना करते थे काफी सारे लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। बेचारे टीचर्स घूमते रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स पे डेटा कलेक्ट करने के लिए, और उनको भी अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देख के शायद बंदा भाग ही जाएगा पेपर छोड़, बोलेगा अरे छोड़ो यार रहने दो। और एक चीज ध्यान रखना, ये आपके साथ नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी सिटिंग एज अ एग्जामी, आप एग्जाम देने बैठे हो, यू आर अ स्टूडेंट, आपके लिए तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही आएंगे। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चनियर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना, घुमा फिरा, उसको समझ आना चाहिए कि आपने क्या पूछा। यदि आप उसको यही नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछना है, तो फिर वो शायद उसका मूड उतना अच्छा ना रहे। देन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल था, थोड़ा वियर्ड है, लेकिन वो एक देखा था लॉफ्ट शो में, कहीं पे उसमें पूछता है पहले कि अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि 3 बच्चे, तो कहता है अच्छा आपकी शादी हो गई, तो पढ़ता है तपाक करके। तो ये ऑर्डर क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। यदि आपने फॉर एग्जांपल कभी आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा, डू यू वांट टू परचेस अ मोबाइल, और ऊपर आपने क्वेश्चन पूछ दिया डू यू वांट टू परचेस अ मोबाइल, उसने कर दिया नो, तो बाकी के नीचे के क्वेश्चन तो आपके वेस्ट हो गए। यदि आपका क्वेश्चन है इज फॉर शोइंग देम कि भाई कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपके फोन में है, यदि ये बताने के लिए आपको क्वेश्चनियर फिल करवाना है, और पहले ही क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि डू यू वांट टू परचेस अ न्यू मोबाइल फोन, सेड नो, तो बोलेगा आगे का क्यों करूं भाई, जब मुझे चाहिए ही नहीं तो फिर अब मैं ये डिटेल्स क्यों लिखूं। इसीलिए उसका ऑर्डर कुछ ऐसा रखना कि मे बी आप बाकी की चीजें पहले जान लो, उससे उसके मोबाइल के यूसेज का टेस्ट समझ लो, लास्ट में पूछ लेना कि क्या आपको लेना है कि नहीं लेना है वो। सो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंसिंग जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल अच्छा क्या आपने 11th क्लास पास कर ली? हाँ जी सर कर ली। 12th में आ गए? हाँ हाँ अच्छा। क्या आपने 10th भी पास की थी? वो सोचेगा कि क्या है 11th पास करी, मतलब 10th से तो आया ही होगा ना 11th में, तभी तो 11th पास की।
sequencing of the question is very important. Okay, then no undesirable question. There should not be any personal question. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे वो ऑफेंडेड फील करे, जो रिस्पोंडेंट है उसको बुरा भी लग सकता है. यू आर आस्किंग अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू समबडी इन अ क्वेश्चनर, ही मे नॉट लाइक इट. तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. द क्वेश्चन शुड नॉट बी अनडिजायरेबल. इफ सम अनडिजायरेबल क्वेश्चन इज मस्ट, यदि आपको उससे पूछना ही है, आपका रिसर्च ही कुछ ऐसा है कि आपको उससे अनडिजायरेबल क्वेश्चन ही पूछना है, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज कि ऐसा क्वेश्चन यार कभी भी रिस्पोंडेंट को थमा के आप निकल मत जाओ या मेल मत करना उसको. आप खुद पास बैठ के वो क्वेश्चन पूछ लें. लेकिन क्वेश्चन ईयर में जहां तक हो सके अनडिजायरेबल क्वेश्चन अवॉइड करना, जिनको शायद कि वो खुद आंसर ना करना चाहिए. से कई बार होता है कि सैलरी स्पेसिफिक में किसी से पूछना कि आपकी कितनी सैलरी है, मे बी ही मे गेट ऑफेंडेड, ही मे नॉट लाइक टू शेयर. सो इसीलिए ऐसे नहीं, यू कैन गिव अ रेंज दैट यू अर्न इन बिटवीन दिस और दैट, बट नॉट अ क्वेश्चन व्हिच शुड नॉट ऑफेंड. ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए. बिकॉज सी हियर वी आर डिस्कसिंग क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन. ऐसा नहीं है, क्वेश्चनर्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसमें अनडिजायरेबल क्वेश्चंस हो, रिसर्च वैसा होता है, बट देन यू विल नॉट कॉल इट अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, गुड अच्छा क्वेश्चनर कब कहलाएगा, जब उसमें ये कुछ चीजें होंगी तब. ओके, देन नो कैलकुलेशंस. अब ऑब्वियसली ये बात सिंप्लिसिटी से रिलेटेड है. कैलकुलेशन से काफी लोग पीछे भागते हैं, कैलकुलेशन से दूर हटते हैं, उनको नहीं पसंद कैलकुलेशन. और जब वो क्वेश्चनर फिल कर रहे होते हैं तो वैसे ही वो अपना टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं और ऊपर से आप उनसे कैलकुलेशन करवा रहे हो. तो ये तो मतलब वही बात हो गई कि वैसे ही वो ऑलरेडी परेशान था, अब आपने उसकी परेशानी और बढ़ा दी. सो क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, ये नो कैलकुलेशंस, डोंट लीव एनी कैलकुलेशंस टू दैट पर्सन. हाँ, यू कलेक्ट द डेटा, लेटर यू वांट टू कैलकुलेट, यू डू इट, बट डू नॉट आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कैलकुलेट एन आंसर. कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है कैलकुलेशन, लेकिन जनरल लेवल पे एक क्वेश्चनर में कैलकुलेशंस रिस्पोंडेंट से करवाना अवॉइड करना, नहीं करवाना चाहिए. ओके, ये 5 पॉइंट्स. और कुछ है, एक अच्छा क्वेश्चनर में क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब ऐसे आंसर्स जो वो देना ना चाहे, जिसकी वजह से कोई विवाद खड़ा हो जाए, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है रिस्पोंडेंट को कि अरे यार मैं इसका आंसर करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, शायद मेरे आंसर से कंट्रोवर्सी आ जाएगी. तो ऐसे क्वेश्चन से वो बचने की कोशिश करते हैं. और देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और वो उसको ना फिल करना चाहे, तो ऐसा क्वेश्चन आप डाल ही क्यों रहे, आपका क्वेश्चन तो वैसे भी इनकम्प्लीट रह जाएगा. इसीलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अवॉइड करें. ठीक है, now there can be various examples. Something which is controversial for you may not be controversial for me. Something which I would like to say, जैसे अब आप किसी से पूछते हैं कि मतलब क्या आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, क्या आप महिलाओं पे हाथ उठाते हैं. Now I don't think so. Somebody may get offended also, but it can create a controversy also. If somebody says yes, then now it will be a moral obligation कि पुलिस कंप्लेंट हो जाए. सो इसीलिए कंट्रोवर्सीज अवॉइड करनी चाहिए. रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, वो अपने क्वेश्चनर में नहीं डालना. वी आर रीडिंग क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चनर्स हैं जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. नॉर्मली आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है हमारे इंडियन सोसाइटी में कई बार आप कुछ चीजें यदि कहते हैं तो दैट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी. यदि आप किसी के अगेंस्ट कुछ बात डायरेक्टली कह देते हैं या फिर आप कुछ ऐसी बात कहते हैं जो उनके अगेंस्ट जा रही हो, चाहे आपने उनका नाम भी ना लिया हो, बट देन स्टिल यू मे गेट कॉट इनटू अ कंट्रोवर्सी. सो नॉन कंट्रोवर्शियल. देन प्री टेस्टिंग, ये बहुत मेरा फेवरेट है. पायलट टेस्टिंग इसको कहा जाता है. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको तो पता है कि आप पूछना चाहते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का क्या वही मतलब सामने वाला समझ पा रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूं. यदि ये किसी क्वेश्चन के बारे में इन्वेस्टिगेटर को डाउट है या कोई ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाला है, तो उसका पायलट टेस्टिंग हो जाना चाहिए. पायलट टेस्टिंग का मतलब, पायलट सर्वे का मतलब उस क्वेश्चन को कुछ लोगों से पढ़वा के आपको फीडबैक ले लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ के वो क्या समझे. इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन पूछने का पर्पस था, क्या वो पर्पस मीट हो रहा है, जो आप पूछना चाह रहे थे क्या वो वही समझ रहा है. सो दैट इज प्री टेस्टिंग. पहले ही उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. यू प्री टेस्ट द क्वेश्चन, यू प्री टेस्ट द सर्वे,
and that particular questionnaire or that particular question is pre-tested. So if there is any problem or there is any issue, that issue will be pre-solved. पहले ही उसके बारे में सोच लिया जाएगा, पहले ही उसके बारे में सॉल्व कर लिया जाएगा. So that is pre-testing or pilot. Okay. Then instructions, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो क्वेश्चनियर है, देखो आप जब क्वेश्चंस बना रहे हो ना, तो आपको तो पता ही है कि आप उसमें क्या जानना चाहते हो, लेकिन जो सामने वाला फिल कर रहा है रिस्पोंडेंट, उसको आपके रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता. तो आपको उस क्वेश्चन में क्या चाहिए डालने बड़े जरूरी है. जैसे मैंने एक बार क्या किया था, मैं एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बना रहा था. तो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त मैंने क्वेश्चन बनाया कि उसमें 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं सर्कल में इस डायरेक्शन में, तो बताओ किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है, ऐसा ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था. क्वेश्चन में सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन की हुई थी, ऑप्शन में दिए हुए थे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द 4. ऐसा नहीं दिया. तो क्वेश्चन तो पूरा केस लिखा है, लेकिन उसके बाद में उसमें कोई ऑप्शन की लाइन नहीं लिखी गई. सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द रिस्पोंडेंट. उसको लगेगा ये क्या है, पता नहीं कुछ. सो इंस्ट्रक्शंस देने बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्रॉस वेरिफिकेशन, अगेन इंटरेस्टिंग. देखो ये वाले कुछ इंटरेस्टिंग है. क्रॉस वेरिफिकेशन में क्या है, आपने पहले कोई क्वेश्चन पूछा था ऊपर, अब आप चाहते हो कि वो वाला क्वेश्चन उसने हंसी मजाक में तो नहीं दे दिया, या फिर उसने बड़ा जनरली तो आंसर नहीं कर दिया, तो आप कुछ उल्टा काउंटर क्वेश्चन नीचे उससे पूछिए. जैसे आप दिन में वीक में कितने दिन टीवी देखते हैं, तो एक आंसर आ गया 3 days आई वॉच टीवी. नीचे कहीं पे 2 4 5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आया कि कितने दिन ऐसे होते दिन में जब आपने कोई टीवी नहीं देखा. नाउ मेनी टाइम्स रिस्पोंडेंट मे नॉट बी एबल, ये तो डायरेक्ट है, फिर भी रिस्पोंडेंट विल नॉट बी एबल टू रिलेट कि यार पहले 3 लिखे थे तो अभी 4 लिखे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो नीचे 2 लिख दे या 3 लिख दे. तो दैट मींस कि शायद उसके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि वो कितने दिन टीवी देखता है. समझा? तो इस तरीके से आप अपने ही क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक और क्वेश्चन नीचे कहीं पे आप डाला हो सकता है. आप जैसे ऐसा होता है कई बार जब हम एग्जाम्स लेते हैं, तो मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, तो मैं अपने फेवरेट क्वेश्चंस डाल देता हूँ, और मैं किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की है या नहीं को उस क्वेश्चन के बेसिस पे जज करता हूँ. डेफिनेटली आई एम बाउंडेड बाय द रूल्स, और मुझे कॉपी चेक करके मार्क्स देने हैं, तो जिसके बनते हैं उसको मार्क्स देते हैं. लेकिन हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने 90 मार्क्स स्कोर किए हों, लेकिन शायद वो वाली रिस्पेक्ट ना अर्न कर पाया हो, क्योंकि वो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़े हुए थे जो मैंने स्पेसिफिकली डाले थे, वो उसको आंसर नहीं कर पाए. और एक आध कोई और स्टूडेंट है जिसके कहीं और नंबर कट गए, मे बी 70 मार्क्स आए, लेकिन उसने वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए. इट मीन्स कि वो उस क्वेश्चन को आंसर कर पाया, मतलब पढ़ के आए. सो देयर आर सर्टेन वेज कि आप अपने ही क्वेश्चंस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. देन लास्ट इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न. ये स्पेसिफिक इसलिए है कि क्वेश्चन फिल करने के बाद रिटर्न करना है जिससे लिया है, इसका कहीं ना कहीं कुछ मेंशन क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चनियर के एंड में होना चाहिए, जिससे कि कई बार क्या होता है कि वो आपका क्वेश्चनियर आपके सामने नहीं फिल कर रहा, आपने उसको सेंड किया है, अब वो सेंड करके उसने फिल तो कर दिया लेकिन रिटर्न करने का याद नहीं है. तो ये अपनी तरफ से ही एक प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि पहले ही कुछ लिख देते हैं कि ये क्वेश्चनियर आपका फिल हो जाए तो आपको रिटर्न. ओके बेटा, जहां भी कहीं अटके आप उसको रिवाइंड करके रिप्ले करके एक बार देख सकते हैं. ये 10 क्वालिफिकेशंस क्वालिटीज हैं ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, कौन सी होनी चाहिए, इसमें से सारी हमने डिस्कस की है. क्वेश्चनियर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. शेड्यूल वो होता है जो इन्यूमरेटर फिल करता है, वो आएगा, आगे भी आएगा. ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है कि एक क्वेश्चनियर में क्या क्या टाइप है. तो इसका आप ऐसा का ऐसा फोटो ले लेंगे तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चनियर. ओके, तो ये इसका बेसिक्स था. जो भी डाउट्स क्वेरीज हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चनियर तो बना लिया, इस क्वेश्चनियर को फिल करने के क्या मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चनियर फिल किया जाता है. ठीक, ओके, थैंक यू.